हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन बीस्ट। ये वीडियो पार्ट है हमारे टॉपिक बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम का, जिसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर चैनल एजुकेशन बीस्ट। तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, जिसके हम प्रिकॉशंस का मतलब सावधानियां, जो हमने पिछले ही क्लास में हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड कवर करा था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनकम मेथड की प्रिकॉशंस, जो कि सावधानियां हैं। वही अगेन कॉन्सेप्ट ही कहाँ यूज़ होने वाला है, जो स्टेटमेंट वाले एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं वहाँ पे कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको इन प्रिकॉशंस को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट इंक्लूड होगी या नहीं होगी इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड में, सॉरी क्या है इनकम, नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में। वहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। उसको उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो मैं वीडियो बना चुका हूँ। सबसे पहली और दूसरी वीडियो वही है जहाँ पे हमने नेशनल इनकम क्या होता है, कौन सी स्टेटमेंट नेशनल इनकम इंक्लूड होती है, कौन सी स्टेटमेंट नहीं होती। सेकंड वीडियो में वही डोमेस्टिक इनकम कौन सी इंक्लूड होगी और कौन सी इंक्लूड नहीं होगी। जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो, प्ले लिस्ट में जाके सारी वीडियो को एक एक करके आप पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। और चलो आज के कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रिकॉशंस, जैसे कि हमने बात करी, सावधानी है कि कौन सी स्टेटमेंट इंक्लूड होगी और कौन सी स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होगी। देखो जैसे कि बोला हुआ है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम तो आप लोगों को पता ही है, ये तो पहली क्लास से मैं आपको बोलते हुए जा रहा हूँ भाई। जो ट्रांसफर इनकम है वो वन साइडेड इनकम होती है, और वन साइडेड इनकम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। और वन साइडेड इनकम कौन सी होती है? जो विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसी इनकम जो हमें मिलती है, जैसे गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, ग्रांट्स हो गए, तो ऐसी इनकम को नेशनल इनकम इंक्लूड कभी भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। ये तो भाई बिल्कुल है वही पॉइंट है जो हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था वैल्यू एडेड मेथड की प्रिकॉशंस में। सेकंड हैंड गुड्स की जो वैल्यू है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड क्यों नहीं करते, वो भी डिस्कस करा था हमने पूरा अच्छे से पिछली वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखी जाके चेक करो, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि जो सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने से नेशनल इनकम जो वैल्यू जो मिलती है वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम कोई गुड्स बिका होगा, जब फर्स्ट टाइम इसको बेचने से पैसा आया होगा, वो इंक्लूड हो गया होगा। दोबारा बेच के जो पैसा कमा रहे हो वो इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब दुकानदार, मान लेते हैं दुकानदार का नाम है PQR स्टेशनरी, उसने कोई न्यू बुक्स बेची रमेश को, तो रमेश को जब सामान मतलब 10,000 की बुक बेची, तब ये नेशनल इनकम इंक्लूड हो गया होगा, इंक्लूड हो गया होगा। अब जब रमेश ने 2 साल बाद इसको बेचा 6,000 रुपये में, तो अब ये इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बुक्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। और जब वो सेकेंड हैंड बिक रही है, जब पैसा सेकेंड हैंड बेचने से रमेश जो पैसा कमा रहा है वो इंक्लूड नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज का। तीसरा पॉइंट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज विल नॉट बी इंक्लूडेड। अब देखो इस चीज को समझना जरूरी है, इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो सिक्योरिटीज में क्या क्या कवर होते हैं। सिक्योरिटीज किसकी बात करें? देखो कॉमर्स वाले तो समझ गए होंगे। मेन यहाँ पे दिक्कत जो आती है, लाइक जो आर्ट्स वाले, ह्यूमैनिटीज वाला जो स्टूडेंट है उसको तो समझने में, क्योंकि उसके पास भी इकोनॉमिक्स है। आजकल तो साइंस वाले स्टूडेंट्स के पास भी इकोनॉमिक्स होती है। तो सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? जैसे कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, एक तरह से सिक्योरिटीज बोला है। इनको हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। कभी कभार आपके बुक में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी लिखा हुआ आ सकता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको कहीं मिलते नहीं है, तो वीडियोस में कभी कवर हो रहे थे, उसको आप लिख भी लिया करो। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हो गए, फाइनेंशियल एसेट्स भी इनको बोलते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स। तो इसको माइंड में रखना जरूरी है, एग्जाम में किसी भी टर्म्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो ये जस्ट क्या होता है, शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। अब लाइक जैसे कि रमेश है, अब रमेश ने क्या करा, कंपनी जो है हम लोग लिमिटेड कंपनी है, हम लोग लिमिटेड कंपनी है, उस कंपनी के शेयर खरीदे 10,000 रुपये के। कितने के शेयर खरीदे? 10,000 रुपये के। और इसने राम को बेच दिए। कितने के बेच दिए? 10,000 रुपये के। क्या लगता है रमेश ने कुछ पैसा कमाया क्या? रमेश ने यहाँ पे कुछ भी नहीं कमाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसे नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज विल नॉट बी इंक्लूडेड, मतलब सिक्योरिटीज को बेच के जो पैसा आ रहा है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे।
ये माइंड में रखना आप लोग। ये जस्ट क्या है, यहाँ पे कोई सर्विस नहीं दी जा रही, जस्ट क्या हो रहा है, देखो एक छोटा सा टेक्निक बताता हूँ। जैसे पैसे मान लेते हैं, अगर हम पैसे कैश भी दे रहे हैं तो जस्ट नोट कागज की फॉर्म में होते हैं, और वो भी अगर शेयर कैश में दे रहे, मतलब नोट मतलब शेयर जो है कागज की फॉर्म में दे रहा है अगर आपको, तो जस्ट एक कागज ले रहे हो, एक कागज दे रहे हो, तो जस्ट कुछ से कुछ भी इनकम नहीं हो रही है यहाँ पे, तो इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो किसी भी तरीके से अगर इसको आप नेशनल इनकम के में इंक्लूड करने के बारे में सोचो ना, तो किसी भी टर्म्स में नहीं होगा, क्योंकि ना तो यहाँ से कोई गुड्स एंड सर्विसेज लेन देन हो रहा है ना कुछ। बट एक चीज़ और ध्यान में रखना, डिविडेंड इसमें शायद पॉइंट कवर नहीं किया गया है, डिविडेंड ऑन सेल ऑफ, या सॉरी डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज, या डिविडेंड ऑन शेयर्स, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स, उन पे अगर डिविडेंड और इंटरेस्ट है। सर डिविडेंड क्या होता है वो मुझे बता दीजिए। डिविडेंड देखो, शेयर्स भाई कंपनी जो होती है ना, प्रॉफिट जितना भी कमाती है, लाइक 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और कंपनी के हैं 10,000 शेयर होल्डर्स, तो ये जो 1 करोड़ का प्रॉफिट है ना, इसमें से कुछ पैसा रिजर्व में जाएगा और कुछ पैसा क्या हो जाएगा, बट जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे 90 लाख बांट दिए, किस में बांट दिए, शेयर्स होल्डर्स पे बांट दिए 10,000 लोगों में, मान लेते हैं सबको 1,000 रुपये भी मिल रहा है ना, ये 500 रुपये भी सबको मिल रहे हैं, तो 500 रुपये क्या हो गए, डिविडेंड हो गए, यानी कि प्रॉफिट के टुकड़ों को क्या बोलते हैं, डिविडेंड हो गए। देखो शेयर वालों को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट का पार्ट मिलता है। डिवेंचर वालों को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि डिवेंचर एक तरह से क्या होता है, कंपनी पब्लिक से जब लोन लेती है तो वहाँ पे डिवेंचर इशू करती है। इन शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ, डीप में तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये समझना है इसको। एक तरह से जब पब्लिक से लोन लिया जाता है तो वहाँ पे डिवेंचर इशू करते हैं। इसी तरह से बॉन्ड्स वगैरह इशू करते हैं, कभी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बॉन्ड वगैरह इशू कर दिए, यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा, तो वहाँ पे वो हो गया। तो चलो इसको कवर अप करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट इसी के ऊपर मैं बना रहा हूँ, 5th पॉइंट, डिविडेंड ऑन शेयर्स, या डिविडेंड लिख दो, और डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट भी लिख देते हैं साथ के साथ। डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया ऑन फाइनेंशियल एसेट्स लिख देते हैं शॉर्ट में। फाइनेंशियल एसेट्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है, शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड हो गए। तो ये नहीं, ये डिविडेंड हो गया या फिर इंटरेस्ट हो गया, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, तो दैट विल बी इंक्लूडेड। तो ध्यान रखना, तो ये इंक्लूड होगा, क्यों होगा, क्योंकि भाई जब मार्केट में जो आपने 10,000 रुपये के शेयर्स खरीदे थे, जब कंपनी को 10,000 रुपये मिले थे, वो इन्वेस्ट किए गए थे और उन 10,000 से प्रॉफिट कमाया गया था, और वहाँ पे वो प्रॉफिट वाला पार्ट जो एज अ डिविडेंड आपको मिल रहा है या फिर इंटरेस्ट के फॉर्म में मिल रहा है, तो ये इंक्लूड किया जाएगा। ध्यान रखना, ये आपकी इनकम है। जैसे कि अब उसी इस वाले स्टेटमेंट में, जैसे कि रमेश ने 10,000 रुपये के शेयर खरीदे थे, अब वो 1 साल बाद बेच रहा है, 10,000 की वैल्यू जो शेयर्स की हो गई 12,000 रुपये। तो अब शेयर जो रमेश को 10,000 रुपये जो थे वो तो इंक्लूड नहीं होंगे, बट 2,000 जो डिविडेंड मिला शेयर के ऊपर, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ये ध्यान में रखना, डिविडेंड इंक्लूड होगा बट शेयर की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। तो डिविडेंड और इंटरेस्ट विल बी इंक्लूडेड बट वैल्यू ऑफ शेयर्स नॉट बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट, यहाँ पे 4th पॉइंट लिखा हुआ है, विंड फॉल गेन्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। अब विंड फॉल्स गेन क्या होती है, इसमें जैसे कि ऐसी इनकम होती है जो कभी कभार होती है, कभी कभार, जैसे कि घर को बेचने से जो पैसा मिला, अब घर आपने 2 करोड़ रुपए का बेच दिया, अब 2 करोड़ रुपए बेचने से जो पैसा मिल रहा है, आप मतलब 2 करोड़ सारे घर को बेचने से जो आपको 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये जो कभी कभार होने वाली इनकम है, इसको कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। बट लेकिन वही अगर प्रॉपर्टी डीलर घर को बेच रहा है और खरीद रहा है, तो वो उसका काम हो जाता है, वो उसका रेगुलर नेचर का काम हो जाता है, तब इंक्लूड करेंगे। बट कोई नॉर्मल पर्सन घर को बेच रहा है, 50 साल बाद बेच रहा है, 100 साल बाद बेच रहा है, कोई भी जब बेच रहा है और वहाँ से पैसा मिल रहा है, वो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो साथ के साथ देखो, एक तो घर को बेचने से पैसा आ गया, वो इंक्लूड नहीं करेंगे। लॉटरी हो गया, वहाँ से पैसा आ गया, वो इंक्लूड नहीं करेंगे। हॉर्स रेसिंग होगी, वो भी कब, मतलब ये ऐसी है इनकम है जो कभी कभार होने वाली इनकम होती है, ऐसी इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। देखो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो सारे पॉइंट्स मैं आपको कवर करके दूंगा नोट्स के अंदर। जाइए लिंक में जाइए, वहाँ पे क्लिक करिए, वहाँ से सारे पॉइंट्स, मतलब यहाँ तो 5 ही पॉइंट है। देखो और जैसे कि और पॉइंट बना लेते हैं, बहुत पॉइंट्स की तो कमी है नहीं। जैसे कि अभी वहाँ पे हमने कितने पॉइंट करे, 5 कवर करे थे, 6 पॉइंट देख लेते। अब लाइक कमीशन अर्न ऑन सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। भाई इनकम है ना ये भी,
किसको इनकम हो रही होगी? ये दुकानदार वाले को, क्योंकि उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिया। भाई ये तो हमने कवर करा था ना पिछले वाले में भी, जहाँ पे देखो ये कमीशन, उस कमीशन कमा रहा है जो कि सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने पे, सेकेंड हैंड गुड्स को मतलब बिकवाने में दुकानदार ने क्या करा, अपने सेकेंड हैंड गुड्स को बिकवाने से जो पैसा मिला उसे कमीशन को नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे। ध्यान रखना, इसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। कमीशन जो पार्ट है उसका, वो उसकी सर्विस का पार्ट है, वो इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है सेम ऐसे अगर कमीशन कर लेते हैं, कमीशन ऑन सेल परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल एसेट्स जो हम बोलते हैं, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स को, जो नई कंपनियां होती हैं, जो नई कंपनीज को डर लगता है कि हमारी कंपनी के शेयर मार्केट में बिकेंगे नहीं बिकेंगे, तो ब्रोकर हायर करते हैं। तो ब्रोकर को क्या करते हैं, जिसे हम अंडर राइटर भी बोलते हैं, तो अंडर राइटर्स को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। वो गारंटी लेता है कि हम आपकी कंपनी के शेयर मार्केट में बिकवा देंगे, तो उसको जो कमीशन मिल रहा है वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम हो गई। अब इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भाई बहुत कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है। अब इसको ध्यान से समझना, इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। अब देखो, इंटरेस्ट इनकम दो तरीके से आ सकती है। जैसे कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, मोस्टली वही के एग्जाम में आता है। देखो लोन के ऊपर है, दोनों तरफ मैंने लोन लिखा हुआ, बट दोनों लोन अलग अलग तरीके के होंगे। जैसे ये लोन है कंजम्पशन पर्पज के लिए, जैसे राम ने कार खरीदने के लिए लोन लिया, ठीक है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। कंजम्पशन पर्पज के लिए कभी भी जब लोन लिया जाता है और उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट लोन, जब आप प्रोडक्शन पर्पज के लिए अगर आप लोन ले रहे हो, किस पर्पज के लिए, प्रोडक्शन पर्पज के लिए अगर आप लोन ले रहे हो, अब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तब इंक्लूड होगा। तो दो तरह की इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे हो रही है। एक प्रोडक्शन पर्पज के लिए जब आप लोन लिया तब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तब तो इंक्लूड होगा। बट जब आप कंजम्पशन पर्पज के लिए जब आप लोन ले रहे हो, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इंक्लूड नहीं हो रहा, तो इंक्लूड नहीं करेंगे। ध्यान रखना इस चीज को। इसी तरह से एक और पॉइंट आप कवर कर लेते हैं, 9th पॉइंट। अब 9th पॉइंट, जैसे कि हम पेंशन की बात करते हैं। अब पेंशन भी दो तरह की होती है, एक होती है ओल्ड एज पेंशन और एक होती है एम्प्लॉइज पेंशन। अब दोनों में डिफरेंस अब आपको समझ में आ गया होगा। ओल्ड एज पेंशन जो बुजुर्गों को मिलती है, गवर्नमेंट देती है। जो वो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनका बुढ़ापा काटने के लिए ये उनको दे दिया जाता है। तो ये ओल्ड एज पेंशन क्या एक तरह से क्या कहलाती है, ट्रांसफर पेमेंट कहलाती है। ट्रांसफर पेमेंट, और ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम की बात करें हम यहाँ पे, और ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। ध्यान रखना, ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। बट एम्प्लॉइज की पेंशन, एम्प्लॉइज पेंशन जैसे कि किसी भी कंपनी में उसने काम करा, आफ्टर रिटायरमेंट क्या होगा, उसको पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पे उसने जो पूरे जो लाइफ है, जो उसने काम में लगाया, कंपनी को दिया, वहां पे जो पेंशन मिल रही है, जो कंपनी दे रही है, ये इंक्लूड होगा। तो दोनों पेंशन में डिफरेंस है, एक तो ट्रांसफर है और दूसरा आपका ओल्ड एज पेंशन है। ठीक है, सॉरी, ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफर है, दूसरा एम्प्लॉइज की पेंशन है, वो तो भाई एम्प्लॉइज वाली होगी इंक्लूड। इसी तरह से एक जो मैंने एक विंड फॉर्म गेन में मैंने बताया था, लॉटरी वाला, ध्यान देखो कहाँ पर है, ये रहा। अब ये लॉटरी वाला मैंने बताया था, लॉटरी से होने वाली इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। बट जो दुकानदार है, जो लॉटरी बेच रहा है, लॉटरी को बेचने से उसे नेशनल इनकम, जो सॉरी लॉटरी बेचने से जो इनकम हो रही है, अब उसे नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका जवाब आप लोग कमेंट में देना। दोबारा बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, जो दुकानदार है, वो जो लॉटरी बेच रहा है, लॉटरी बेचने से जो पैसा कमा रहा है, उसे नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना। बाकी मैं इसका रिप्लाई आपको मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। बाकी आप लोग इसको देखो, समझो और जवाब दो मुझे, और इस टॉपिक को पूरा अच्छे से कवर अप कर लेना। अगर नहीं समझ में आए, दोबारा से एक बार वीडियो रिपीट कर लेना। अगर आपको कोई डाउट है, कोई ऐसा पॉइंट जो हमने कवर अप नहीं कराया, वो आपको कमेंट में मेंशन करना, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में आप कवर कर लेंगे। चलो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। एजुकेशन बेस्ड आपको एग्जाम हेल्प के साथ साथ आपके करियर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। हम आपको ऑल ओवर इंडिया रेगुलर, नॉन अटेंडिंग और डिस्टेंस कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन मोबाइल नंबर्स।